हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ये पैरासीटामोल का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो पैरासीटामोल्स हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूज़, उसके एडवर्स इफेक्ट और फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पैरासीटामोल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था अपन। इस वीडियो के अंदर अपन पैरासीटामोल्स की पॉइजनिंग और उसके ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये एक पैरासीटामोल्स का सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पॉइजनिंग की, तो पैरासीटामोल्स की जो पॉइजनिंग है वो दो तरह से हो सकती है। पहली कि अगर NaPQI का फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो जाए, मैंने क्या कहा कि अगर NaPQI मतलब एन एसिटाइल्स पैरा अमीनो बेंजोक्विनीन्स इमीन्स की अगर बात की जाए, तो अगर इसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए तो जिसके कारण भी पॉइजनिंग हो सकती है। करेक्ट। और मतलब अब और जो NaPQI है ये एक टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म है, और जब इसका फॉर्मेशन बढ़ जाता है तो ये बाइंड हो जाता है प्रोटीन और DNA के साथ और उनको डैमेज कर देता है। सेकंड है इसकी पॉइजनिंग हो जाती है उसके कारण। सेकंड है कि जो जो PQI है इसका फॉर्मेशन अगर बढ़ जाता है और तो ये ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म बन पाएंगे, और जब ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म बन पाएंगे तो ये इतना न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। करेक्ट। अब इतना न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा और ये डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? अपन ने कहा कि अगर मान लो कि अगर NaPQI है, अगर इसका फॉर्मेशन ज़्यादा, अगर ये टॉक्सिक है तो इसका फॉर्मेशन कम होगा। अगर इसका फॉर्मेशन मतलब ये कम न्यूट्रलाइजेशन होगा, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो लीवर होती है वो लीवर अगर प्रॉपरली रूप से अगर वर्क नहीं कर पा रही, तो लीवर एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, लीवर एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, ग्लूटाथायोन्स। करेक्ट। अब जब ग्लूटाथायोन्स की अगर बात की जाए, अगर मैं ग्लूटाथायोन्स की अगर बात करूं, ये ग्लूटाथायोन्स एक तरह का सल्फर मतलब SH ग्रुप कंटेन करता है, सल्फाइड्रिक ग्रुप कंटेन करता है ये, और ये हमारी लीवर प्रोड्यूस करती है। अगर इसका कंसंट्रेशन कम है, अगर इसका लेवल कम है, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्लूटाथायोन्स है ये NaPQI के साथ बाइंड हो जाता है और फिर ये एक न्यूट्रलाइज कर देता है इसका इफेक्ट। तो अगर ये इसका यही कम है तो जाहिर सी बात है कि NaPQI है ये भी न्यूट्रलाइजेशन कम होगा। तो दो तरह से हो सकता है पॉइजनिंग हो सकती है पैरासीटामोल्स की, या तो NaPQI का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए या ग्लूटाथायोन्स का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाए, जिसके कारण भी ये कम फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो दोनों ही कंडीशन कब हो सकती है, जब कोई भी किसी भी तरह का जो पेशेंट है, अगर वो, कहने का मतलब ये है कि अगर डेली एल्कोहल कंज्यूम करता है, वो कंजप्शन करता है, अगर डेली एल्कोहल कंजप्शन करता है, तो ऐसे पर्सन के अंदर ये जो कंडीशन हो सकती है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। और उस पर्सन के अंदर जो डेली एल्कोहल कंजप्शन करता है उसके अंदर उसकी लीवर भी डैमेज हो सकती है, और जब लीवर डैमेज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि लीवर अगर डैमेज हो गई तो लीवर क्या प्रोड्यूस करती थी, ग्लूटाथायोन, तो ग्लूटाथायोन्स का लेवल भी कम हो जाएगा। करेक्ट। तो ये कंडीशन भी हो सकती है लीवर डैमेज हो जाने के कारण। सेकेंड है कि एल्कोहल क्या करता है कि साइटोक्रोम P450 है, ये इसके प्रेजेंस में जो NaPQI का फॉर्मेशन होता है, और ये अगर मतलब ये स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण NaPH का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था आपको, जब फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पैरासीटामोल्स बताई थी मैंने वहाँ पे, तो मैंने बताया था कि जो पैरासीटामोल्स है इसको एसिटामिनोफेन भी बोला जाता है, और ये 99% जो एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल से ये नॉन टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रिमेनिंग 1% होता है वो NaPQI में कन्वर्ट हो जाता है, एन एसिटाइल पैरा अमीनो बेंजोक्विनिन। और जब मैंने कहा कि जब एसिटामिनोफेनॉल है ये 99% तो नॉन टॉक्सिक मेटाबॉलाइज्म में कन्वर्ट हो जाता है एक ग्लूकोनिडेशन सल्फिगेशन के प्रेजेंस में, और 450 साइटोक्रोम 450 के प्रेजेंस में ये 1% है वो NaPQI के में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने कहा कि एल्कोहल है, ये एल्कोहल क्या करता है कि ये साइटोक्रोम P450 है,
इसको स्टिमुलेट करता है, और जब ये स्टिमुलेट होगा तो जाहिर सी बात है अगर ये ज्यादा स्टिमुलेट होगा तो ये भी इसका फॉर्मेशन होगा NaPQI का, तो इस NaPQI का फॉर्मेशन बढ़ जाता है इसके कारण, एल्कोहल के कारण। एल्कोहल इसको स्टिमुलेट करा, अगर एल्कोहल ने स्टिमुलेट किया जिसके कारण इसका फॉर्मेशन बढ़ जाता है। उसके बाद में आगे देखेंगे अपन कि जो अभी अभी देखेंगे कि एसिटामिनोफेन्स है, ये कहने का मतलब बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों के अंदर ये कम बनता है, तो कम बनता है तो जो हमारे अंदर तो 99% है वो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइज में कन्वर्ट हो जाता है, बट बच्चों के अंदर ये कम बनता है। अगर बच्चों के अंदर ये कम बनता है तो जाहिर सी बात है कि जो एसिटामिनोफेनॉल्स है ये नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइज में कन्वर्ट होगा, करेक्ट। इतना नहीं हो पाएगा जितना हमारे अडल्ट के अंदर होता है, क्योंकि उनके अंदर जो ग्लूकोरोनिडेशन सल्फिकेशन से ये प्रोसेस थोड़ा कम होता है, जिसके कारण अपन देख लेते हैं अभी। तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर कम, तो इस पॉइंट को देखिएगा कि ये तो आपके समझ में आएगा। मैंने अभी बता दिया कि साइटोक्रोम P450 है, अगर ये एल्कोहल इसको स्टिमुलेट करता है जिसके कारण NaPQI का जो N एसिटाइल्स पैरा अमीनो बेंजोक्विनिन इमेन से इसका फॉर्मेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि जो पैरासीटामोल से पॉइजनिंग हो जाता है, और जब बच्चों के अंदर मैंने कहा था कि कम बनता है वो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जिसके कारण जो एक ग्लूकोरोनिडेशन सल्फिकेशन हो जाता है वो, और जिसके कारण हिपेटिक ग्लूकोरोनेट कंजुगेशन की एबिलिटी हो जाती है, मतलब जो लीवर है वो लीवर कम प्रोड्यूस करता है। उनके बच्चों के अंदर क्या होता है कि मैंने कहा था कि 99% नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइज में कन्वर्ट हो जाता है एक ग्लूकोरोनिडेशन सल्फिकेशन के प्रेजेंस में। तो बच्चों के अंदर क्या हो जाता है कि जो लीवर होती है वो ग्लूकोरोनिडेशन सल्फिकेशन से वो कम प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण कहने का मतलब ये जो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइज में कम कन्वर्ट होता है। दूसरी बात कि जो ये एक लार्ज अगर डोज दे देते हैं इसका, तो जिसके कारण कहने का मतलब ये है कि सीरियस टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर 150 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट से अगर ज़्यादा दे देते हैं तो जिसके कारण पैरासीटामोल तो सीरियस टॉक्सिसिटी हो जाती है। और अगर फेटल डोज की अगर बात की जाए, फेटल डोज ये है कि 250 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट से अगर ज़्यादा दे देते हैं तो फेटल डोज हो जाती है, करेक्ट। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लें अर्ली मैनिफेस्टेशन की अगर बात की जाए, मतलब अर्ली सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो अर्ली सिम्टम्स आता है नोजिया, वॉमिटिंग और लिवर टेंडरनेस। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो लीवर की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे लीवर है, लीवर के अंदर क्या होता है कि अगर जो NaPQI है इसका लेवल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। अगर इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है NaPQI का, N एसिटाइल पैरा अमीनो बेंजोक्विनिन का, जिसके कारण कहने का मतलब ये है कि ये सबसे पहले हमारे लिवर पे अटैक करता है, और उसके कारण लिवर टेंडरनेस हो जाता है, कंडीशन हो जाती है। आफ्टर अर्ली सिम्टम्स तो ये आ गया, फिर उसके बाद में 12 to 18 आवर्स के बाद में देखा जाए तो उसके बाद में क्या हो जाता है कि जो सेंट्रोलोब्युलर हेपेटिक नेक्रोसिस, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस और हाइपोग्लाइसिया में भी अकर। कहने का मतलब ये है कि अर्ली सिम्टम्स तो नोजिया, वोमिटिंग, लिवर टेंडरनेस ये सारी कंडीशन हो जाती है। और 12 से 18 घंटे की अगर बात की जाए उसके बाद में हमारी जो लीवर है उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है, हमारी किडनी के अंदर नेक्रोसिस हो जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया के चांस भी हो जाता है। और जिनके कारण, इन तीनों के कारण लीवर के जब अंदर नेक्रोसिस हो गया, हमारे जो किडनी के अंदर नेक्रोसिस हो गया और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, इनके कारण से कोमा भी के चांस भी हो जाते हैं, कोमा में भी चल जाता है बंदा। और 2 दिन के बाद अगर बात की जाए तो 2 दिन के बाद जॉन्डिस के चांस भी हो जाते हैं। अगर मान लो कि प्लाज्मा का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो मतलब जो किडनी फेल भी हो सकती है। अगर प्लाज्मा का लेवल ज़्यादा हो जाए तो प्लाज्मा का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण किडनी फेल भी हो सकती है और कभी कभी और डेथ भी के चांस भी हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी बता देता हूँ आपको। वैसे मैंने मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी ऑलरेडी बता दिया है मैंने, पर फिर भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी की अगर बात की जाए, अगर पैरासीटामोल का ज़्यादा डोज दे देते हैं बंदे पेशेंट को तो ग्लूटाथाइन्स का डिप्लेशन हो जाता है।
और जब ग्लूटाथाइंस का डिप्लेशन हो जाता है तो जो NAPQI है, जो N एसिटाइल्स पैरा अमीनो बेंजोक्विनिन इमाइन से ये कोवलेंट्री प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है हमारे लिवर और किडनी के अंदर, जिसके कारण नेक्रोसिस हो जाता है लिवर के अंदर और किडनी के अंदर। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले है एंटीडोट एन एसिटाइल सिस्टीन। कहने का मतलब ये है कि मतलब ग्लूटाथाइन एन एसिटाइल सिस्टीन का मतलब है कि हम ग्लूटाथाइन दे रहे डायरेक्ट बाहर से, करेक्ट। ये क्या करती है कि जो एन एसिटाइल सिस्टीन है मतलब ग्लूटाथाइन दे रहे हैं बाहर से, तो ये क्या करती है कि जो ग्लूटाथाइन स्टोर है हमारी लिवर के अंदर, है कि नहीं, जो लिवर के अंदर जो ग्लूटाथाइन स्टोर है वो उसको रिप्लेनिश करती है, और जिससे हमारा जो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूट्स होता है, मतलब जिससे हमारा जो NAPQI है वह सेलुलर कॉन्स्टिट्यूट के साथ बाइंड हो जाता है, इस सेलुलर कॉन्स्टिट्यूट के साथ, और जिसके साथ ये बाइंड नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है, मैं बता देता हूँ आपको, एंटीडोटेन एन एसिटाइल सिस्टीन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हम डायरेक्ट जो ग्लूटाथाइंस दे रहे हैं हम बाहर से, और इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारे लिवर है इसके अंदर जो ग्लूटाथाइंस हैं प्रेजेंट है, मौजूद है, वो रिप्लेनिश हो जाता है। और कहने का मतलब ये है कि जिससे हमारा जो NAPQI है जो अब इस सेलुलर कॉन्स्टिट्यूट के साथ बाइंड नहीं करता, और जब इसके साथ बाइंड नहीं करता क्योंकि वो टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म शो करता है, जिसके कारण बाइंड नहीं होता। अब NAPQI टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म शो करता है ना यार। उसके बाद में है कि एक्टिव चारकोल्स देते हैं हम, और एक्टिव चारकोल देने के कारण जो पैरासीटामोल से जो एब्जॉर्प्शन होता है पैरासीटामोल्स का वो घट जाता है, और हमारे गट से एलिमेंट्री कैनाल से उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो घट जाता है। कैसे, मैं बता देता हूँ एक्टिव चारकोल क्या है। पैरासीटामोल्स एक्टिव चारकोल्स होता क्या है कि जो पैरासीटामोल्स अभी तक हमारी गट से एब्जॉर्ब नहीं हुई है, एक्टिव चारकोल्स क्या है कि जो वो पैरासीटामोल्स जो अभी तक हमारी गट से एब्जॉर्ब नहीं हुई है वह उसको फर्दर एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, क्योंकि ऑलरेडी टॉक्सिसिटी हो चुकी है और उससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वो नहीं कर पाएगी, करेक्ट, जिसके कारण एक्टिव चारकोल देते हैं। डोज ऑफ एन एसिटाइल सिस्टीन की अगर बात की जाए तो इसके जो डोज है वो किस तरह से दिया जाता है, तो इसके अंदर क्या है कि 300 mg पर केजी डोज देते हैं अपन बॉडी वेट से, और ये एक 20 आवर 50 मिनट्स के अंदर ये डोज दी जाती है अकॉर्डिंग टू यूके स्टैंडर्ड सेटवल के अनुसार। बता देता हूँ क्या है। अब जो 75 mg पर केजी ऑरली देते हैं अपन, और हर 4 to 6 आवर के अंदर देते हैं, और ये दी जाती है 2 से 3 दिन तक, करेक्ट। फिर उसके बाद में यूके स्टैंडर्ड शेड्यूल के अनुसार हम मतलब जो 20 आवर 50 मिनट्स के अंदर जो डोज देते हैं, ये कहने का मतलब ये है कि 150 mg पर केजी है वो इन 200 ml जो 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन करती है वो देते हैं 15 मिनट के अंदर, और जो 15 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट देते हैं 15 ml 5% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है 4 आवर के अंदर, और 100 mg पर केजी देते हैं इन 1000 ml और 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है, और ये देते हैं 16 आवर्स के अंदर। तो ये है जो है ये शेड्यूल है, ये यूके स्टैंडर्ड ऑफ शेड्यूल है, और इस शेड्यूल के बारे में हम आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें तो जिससे कंफर्म हो जाएगी चीज़ें, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर इस वीडियो के अंदर मैंने पैरासीटामोल्स की पॉइजनिंग और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की, इससे जो पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पैरासीटामोल्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, उसके यूजेस, एडवर्स इफेक्ट सारे के बारे में बात की। तो ये पैरासीटामोल्स है जो अक्सर हर मेडिकल स्टूडेंट को चीज़ें आनी चाहिए, और जो फर्स्ट वीडियो था वो तो एक बेसिक वीडियो था जो हर मेडिकल स्टूडेंट को आना चाहिए, और इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।